सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम आज पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। पिछले पार्ट में हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, और ये जो पार्ट है ये आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये नीचे कर्नाटक, ये वाला पार्ट। यहां पर एक नदी है तुंगभद्रा नदी और एक नदी है कृष्णा नदी, तुंगभद्रा और कृष्णा। ठीक, और ये जो पार्ट है ये है बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। और स्थापना कब हुई है इसकी? 1347। किसने की है? अलाउद्दीन बहमन शाह। और ये जो पार्ट है ये है संगम या विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और इसकी स्थापना हुई है 1336। और कौन? हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का। अब चूंकि 1336 में इसकी स्थापना हुई, 1347 में ऊपर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया, तो अब इनके लिए ऊपर जाने के रास्ते क्या हो गए? बंद। तो इन्होंने अपना विस्तार कहाँ किया? नीचे चोल, चेर, पांडे, होयसल, इनके ऊपर अधिकार करने की कोशिश की। लेकिन ये जो दोआब है ये उपजाऊ क्षेत्र है और ये दोनों से सटा हुआ है, तो इसको लेकर, इसको प्राप्त करने को लेकर दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होते रहा। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपन ने कल जो पढ़ा था वो देखें। विजयनगर साम्राज्य तो 4 वंशों ने शासन किया इसमें। पहला संगम वंश, दूसरा सुलू बोलेंगे या सालू, ठीक है, एक ही बार, सालू वंश। तीसरा तुलु वंश और चौथा आर्वेडु वंश। आज पूरा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। संगम वंश की बात करते हैं, ठीक है, संगम वंश। और यह है 1336 से लेकर 1485, 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। मतलब एकाएक संगम वंश की स्थापना नहीं हो गई। हम इतिहास में देखते हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने सबसे पहले दक्षिण अभियान किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक? 1300। देखो खिलजी वंश ही देखते हैं अपन। खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290 से 1320 खिलजी वंश का शासन। तो शुरुआत में 1290 से 1296 तक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और 1296 से 1316 तक 20 वर्ष का शासनकाल किसका है? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने सर्वप्रथम दक्षिण अभियान किए थे और इन प्रांतों को जीत लिया था। लेकिन उस समय इतनी व्यवस्थित नहीं किया उसने कि खुद ही आकर वहां पर शासन सत्ता स्थापित करे, खुद ही बस उनसे टैक्स वो वसूल करता था और छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का पतन और गयासुद्दीन तुगलक 1320 में उसने तुगलक वंश की स्थापना नहीं, 1320 से 1414। तो गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम ये ध्यान दिया, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा तो उधर भी है और उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है? स्वतंत्र घोषित कर लिया है। तो वहां पर एक राज्य था, छोटा सा राज्य, क्या नाम बताया था?
कहाँ के ये दो सेनापति थे? काम्पिल, और वंश कौन सा था? काकतीय वंश, राजधानी काम्पिल है उनकी। वहां पर वो शासन कर रहे थे। और वहां पर यहाँ वो ये बुक्का और हरिहर जो है 1323 की बात कर रहा हूं मैं, 1323 से लेकर 27 तक की। गयासुद्दीन तुगलक ने वहां पर आक्रमण किया, वहां विजय प्राप्त की और इन दोनों को बंदी बनाकर लेके कहाँ गया? दिल्ली आ गया। बंदी बनाकर दिल्ली लेकर आ गया। और गयासुद्दीन तुगलक के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या कर लिया? मुस्लिम इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अब इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और वही होकर रहने लग गए। अब उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT GST के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने क्या किया? 1333 ईस्वी के लगभग में, 1333 में इनको क्या भेज दिया वापस। उसको विश्वास हो गया था तो ये तो मुस्लिम हो गए हैं और वो सारे रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बोला कि दक्षिण अभियान के विशेषज्ञ हैं, दक्षिण के बारे में सब कुछ जानते हैं, कहाँ रास्ते है, कहाँ क्या है, किसकी प्रवृत्ति कैसे, तो इन्हीं को भेज दिया गया। तो उन्हीं को भेज दिया और वास्तव में उन्होंने जैसा बोला वैसे ही काम भी किया। किसने जैसा बोला? मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसा बोला वैसे ही काम भी किया। बराबर लगाम वसूल करते थे, धमकी देते थे दिल्ली के सुल्तान के, वहां पहुंचाते भी थे, अभी भी करते हैं लोग। लेकिन एक व्यक्ति है जो उन्हें देख रहा था ये सब करते हुए। कौन था? मैं तो नहीं था। कौन था वो? अकबर, माधवराव, रतन नहीं, विद्यारण्य माधव, गुरु उसके क्या नाम बताया था? गुरु का नाम क्या बताया था? माधव विद्यारण्य, यही बताया था ना। वो देख रहा था उनके व्यवहार को, वो गया उनके पास में और उनको बोला भाई तुम्हारे माता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, उनका धर्म क्या था? बोले धर्म तो कपड़े की तरह है, इसे सुविधा के अनुसार हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये विचार है एक तरीके का। और बोले तुम तो मूल रूप से सनातनी हो, हिंदू धर्म के हो, तो तुम्हें यही धर्म अपनाना चाहिए। वो तुम्हारी मजबूरी थी जो तुमने ऐसा कर लिया था। लेकिन अब तो बोले दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहाँ रहा? दिल्ली में, और तुम यहाँ पे हो, तो तुम यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर और सब सहयोग करेंगे। और गुरु की बात तो सब लोग मानते हैं, मेरे स्टूडेंट को छोड़कर, क्योंकि जिस दिन मैं बोलता हूँ आज अर्जेंट आना है, उस दिन शादी में भी चले जाते हैं लोग बाग, है ना। पता नहीं 10 कोस दूर के रिश्तेदार की क्यों ना हो, लेकिन जाते तो है। क्यों है मोहित जी? बड़ी खुशी हुई आपको मेरी बातें सुनकर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें हिंदू धर्म को वापस अपनाया तब तक तो पहला कौन सा धर्म अपनाया था? मुस्लिम बताया था, इस्लाम कबूल कर लिया था ना। और वापस फिर इनका शुद्धिकरण किया माधव विद्यारण्य ने और हिंदू धर्म में उन्हें लेके आ गया वो। ऐसे ही आधुनिक काल में भी किसी ने आंदोलन चलाया है, शुद्धि आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था कि जो मुगल शासन के समय में या अन्य किसी परिस्थितियों में जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है या क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, वो लोग वापस जो है हिंदू धर्म में शामिल हो सकते हैं। इनके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो ऐसे माधव विद्यारण्य ने इनके लिए शुद्धि कार्य किया और इनको वापस हिंदू धर्म में लेके आ गए। और उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब विजयनगर को हम दो नाम, एक और नाम बताते हैं, विषय आपसे पूछ रहा हूं मैं, समझदार दिखते हो इसलिए पूछता हूं। विजयनगर और एक नाम मिलता है उसका हम्पी। विजयनगर और हम्पी, प्राचीन नाम कौन सा है इसका? विजयनगर। गुड, बहुत शाबाश। प्राचीन नाम विजयनगर है, जीत का शहर
और आधुनिक नाम क्या है उसका? हम्पी। वर्तमान में हम उसे किस नाम से जानते हैं? हम्पी के नाम से जानते हैं, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब इसके शासकों के बारे में पढ़ा। संगम वंश में सबसे पहले हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1336 से लेकर 1356 तक इन्होंने शासन किया। हरिहर प्रथम। क्या महत्वपूर्ण घटना पड़ी इनके समय की? हाँ, अलाउद्दीन बहमन शाह से इसका विवाद हुआ, क्योंकि इसी के समय में जब ये हरिहर प्रथम शासन कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसी समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उन्होंने देखा कि वो उधर दक्षिण में और अपने से दूर वाला कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते स्वतंत्रता की घोषणा। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने भी इधर कहां पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी वैसे? गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। गुलबर्गी भी मिलेगा कहीं, गुलबर्गा नाम से पता चल गया। अब गुलबर्गा और इधर क्या थी? एनुकुंडा। ये उन्होंने राजधानी रखी थी। और इसके बाद होता क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होते रहता है। इसके अन्य शासकों में फिर बुक्का प्रथम और बुक्का प्रथम के साथ में भी यही हुआ, दोनों के बीच में विवाद। किसको लेकर? रायचूर के दोआब को लेकर विवाद। इसके बाद हम देखते हैं बुक्का प्रथम। इसके समय में एक मुदगल के किले को लेकर युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और पहला भारतीय युद्ध जिसमें दोनों पक्षों ने खुलकर बारूद का उपयोग किया था। और ये कब हुआ था? बुक्का प्रथम के समय में, जिसका शासनकाल 1356 से 1377। इसने चीन राजदूत भेजा था, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, और इनका पुत्र कुमार कंपन ने मदुरा विजय की थी, मदुरा पर अधिकार किया था। और इनकी पत्नी जो है कुमार कंपन की, गंगा देवी, उनके जो वृत्तांत है उसमें जानकारी मिलती है। हरिहर द्वितीय की बात करें, बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय, और इनके समय ये जो है शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, तो इसलिए वो अपने पुत्र का भी नाम क्या रखा? विरूपाक्ष रखा। कुछ समय तक उसने भी शासन किया। देवराय प्रथम महत्वपूर्ण शासक। क्यों? क्योंकि इसके समय में एक इटालियन व्यक्ति निकोलो कोंटी भारत में आया था, और मुसलमानों को भी इसने सेना में भर्ती किया था। लेकिन सबसे ज्यादा किसने किया? देवराय द्वितीय। सबसे ज्यादा मुसलमानों की सेना में भर्ती किसने किया? देवराय द्वितीय। इसे क्या बोला जाता है? गजबेटकर, हाथियों का शिकारी। गजबेटकर हाथियों का शिकारी कहा जाता है। और इसके समय में कौन आया था विदेश से? अब्दुल रज्जाक, ईरान से। ईरानी व्यक्ति था, फारस से आया था, अब्दुल रज्जाक। क्या नाम बताया? अब्दुल रज्जाक। क्या काम था इसमें? और इसके समय में मुसलमानों को सबसे अधिक सेना में भर्ती किया था। इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय और गजबेटकर जैसे उपाधियां। तो ये क्वेश्चन जब मैंने नेट का एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन पूछा था, गजबेटकर, है ना। गजबेटकर किसकी उपाधि थी? तो किसकी थी? देवराय द्वितीय। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। गजबेटकर के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश से संबंधित था? ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो किस वंश का? संगम वंश का शासक था। अब इस वंश का अंतिम शासक मल्लिकार्जुन को पढ़ा होगा। मल्लिकार्जुन के बाद में विरूपाक्ष द्वितीय। अब यहाँ पे 1485 से 1505 यहाँ तीन नाम, सुलभ नरसिंह, नरसा
नायक और एक का नाम क्या है? इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह, इमाडी सुलभ नरसिंह, ये भी नाम मिल सकता है। ये 3 नाम मिलते हैं। तो सुलभ नरसिंह, इसने क्या किया? विरूपाक्ष द्वितीय। कहानी तो ये भी मिलती है कि विरूपाक्ष द्वितीय का जो पुत्र था उसके माध्यम से षड्यंत्र रचा गया था कि वो खुद ही विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दे और सुलभ नरसिंह उस भाग का शासक बन जाए। ऐसी प्लानिंग हुई और हुआ भी वही। उसकी हत्या हो गई और इसने वहां पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके साथ में महत्वपूर्ण कौन था? नरसा नायक। नरसा नायक। अब इसके 2 पुत्र थे, तात्या करके ऐसा भी नाम मिलता है। सुलभ नरसिंह के 2 पुत्र तात्या और इमाडी नरसिंह। तो सुलभ नरसिंह और तात्या की हत्या हो गई और शासक कौन बना? इमाडी नरसिंह। नरसा नायक का एक पुत्र वीर नरसिंह, ये नाम जरा सा कंफ्यूज करने वाले हैं। वीर नरसिंह, क्या नाम? वीर नरसिंह। किसका पुत्र है? नरसा नायक का। नरसा नायक का पुत्र है वीर नरसिंह। ये किसकी हत्या करेगा? इमाडी नरसिंह की। कब? 1505 में। और स्थापना करेगा तुलुव वंश की। और इनका शासनकाल 1505 से लेकर 1505 से लेकर कब तक? नहीं, तुलुव वंश का टोटल तुलुव वंश देखना है। टोटल तुलुव वंश की बात करें 1565 तक, 1565 तक बोल सकते हैं। मूल शासन इनका 1565 ही मान के चलते, फिर 1570 को भी स्पष्ट करें। 1565 तो इसका पहला शासक तो वीर नरसिंह हो गया। वीर नरसिंह, हिस्ट्री को ऐसे ही समझ सकते हैं। वैसे एकदम किताब लेके पढ़े तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। वीर नरसिंह, वीर नरसिंह अब चूंकि प्रथम बला प्रहार करके आए, बला प्रहार हुआ ना, ये पहला बला प्रहार और ये दूसरा बला प्रहार हुआ। तो ऐसे लोगों को पसंद करेंगे क्या पब्लिक? नहीं, कोई सहयोग नहीं। जिधर देखो उधर विद्रोह हो रहे हैं, बोल कुछ रहा हो कुछ रहा है, और एक विद्रोह के चक्कर में उसकी भी हत्या हो गई। तो इसका जो भाई है अनुज, कौन? कृष्ण देव राय, ये शासक बनता है 1509 और इसका शासनकाल है 1529 तक। 20 वर्ष का लंबा शासनकाल इनका। लंबा शासनकाल लंबा इसलिए नहीं क्योंकि 20 वर्ष तक शासन किया, इसलिए क्योंकि आज भी इतिहास में उन्हें याद किया जाता है। जब तक इतिहास रहेगा कृष्णदेवराय जी अमर रहेंगे। अब एक अपन ने पढ़ा था देवराय प्रथम, इनके समय में कोई कवि रहता था कि श्रीनाथ। मैंने वो नेट वाले बुक में कल ही क्वेश्चन देखा था दिन में। तो श्रीनाथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं पूछा कि श्रीनाथ किसके दरबार में था, श्रीनाथ किस भाषा का कवि। उसमें दिया संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। संस्कृत मुझे पता था। समझदार व्यक्ति ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसा थोड़ी कि समझदार व्यक्ति से गलती नहीं होती, गलती किसी से भी हो सकती है। तेलुगु भाषा का कवि था, याद रखना। किस भाषा का? तेलुगु भाषा का कवि था श्रीनाथ। और कौन सी रचना लिखी है? हरविलास। हरविलास, हरविलास। तो ऐसे कृष्णदेव राय के समय में भी अपन ने देखा कि विजयनगर का शासक बना यवनराज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज जैसी उपाधियां धारण की। तुजुक बाबरी या बाबर नामा में बाबर ने बताया कि दक्षिण भारत में एक राजा है कृष्णदेव राय, वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसलिए क्लियर हो गया। दक्षिण भारत की बात करें तो कृष्णदेव राय, उत्तर की बात करें तो फिर राणा सांगा। डर गया था उससे, इसलिए पहले तैयारी की थी। और कौन सा, क्या युद्ध के लिए एक अभियान चलाया था उसने, क्या नाम दिया था? धर्म युद्ध, जिहाद।
जिहाद का नारा दिया था, ताकि आम लोग जो है जन भावनाओं के साथ जुड़े, अंतरात्मा से जुड़े, जीतने के लिए लड़े, ना कि पैसा कमाने के लिए, मजदूरी के लिए लड़े, वे मुझे मजदूरी मिल रही है, नहीं, जीतने के लिए लड़े, इसलिए जिहाद का नारा दिया था। तो कृष्णदेव राय अब उड़ीसा का एक गजपति शासक उसको पराजित किया था, ये क्वेश्चन भी बनता है। उड़ीसा का गजपति शासक प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव, इससे उसने तेलंगाना को छीन लिया था। दो विदेशी यात्री इसके समय में आए थे, पुर्तगाल से आए थे, डोमिगो पायस और बारबोसा, ये क्वेश्चन भी बनता है, डोमिगो पायस और बारबोसा। इनके समय में अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, देखो ऐसा क्वेश्चन, अष्टदिग्गज, अष्ट प्रधान, नवरत्न। अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेव राय। अष्ट प्रधान शिवाजी, नवरत्न अकबर के समय और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, कालिदास वगैरह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और तानसेन वगैरह अकबर के समय में। ये नौ रत्न, ठीक है, नौ रत्न याद रखना। इन्होंने हम्पी में इन्होंने 2 नगर बसाए थे। तो एक है उनकी पत्नी के नाम पे और एक है उनकी माता के नाम पे। और माता के नाम पे जो नगर बसाया था उसका नाम क्या बताया? नागर। पत्नी के नाम पे जो बसाया है उसका मैसेज करके मैं बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। मंदिर बनाए इन्होंने हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर। कौन से किस खेल के खिलाड़ी थे? शतरंज के खिलाड़ी थे। अच्छे संगीतज्ञ भी थे। लिपाक्षी कला जिसका संबंध चित्रकला से है, और यक्षिणी शैली जिनका संबंध नृत्य व संगीत से है, ये भी इनके समय में था। अब एक अगला शासक पढ़ते हैं, अच्युत। अच्युत देव राय, अच्युत देव राय, अच्युत देव राय। कृष्णदेव राय का चचेरा भाई, चचेरा भाई। कम शासनकाल, नहीं के बराबर, और कोई इतिहास में उसका कोई उल्लेख भी नहीं है। लेकिन 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। कारण क्या है वो भी हम बताएंगे। 2 बार राज्याभिषेक हुआ, और इसके समय नुनीज पुर्तगाली यात्री नुनीज द्वारा यात्रा की। नुनीज, तो देखो बहुत कम शासनकाल, लगभग 9 महीने, 1 साल का शासनकाल इसका, ठीक। और इसी में उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार राज्याभिषेक हुआ। उसका कारण क्या है? ये कृष्णदेव राय का एक जमाता था, जमाई है ना, मतलब बहन का पति, उसकी बात कर रहे, जमाता था। और उसका नाम था राम राय, ठीक, राम राय। अब कृष्णदेव राय के और भी भाई थे, चचेरे, मामेरे, फुफेरे, और भी भाई थे। अब ये जो राम राय चाहता था कि इसका साला सदाशिव जो है वो शासक बने। किसको बनाना चाहता था वो? सदाशिव को वो शासक बनाना चाहता था, और इसलिए वो बहुत षड्यंत्र कर रहा था। इसलिए इसको मजबूरी में 2 बार राज्याभिषेक, पहली बार राजा बन गया, विश्वास ही नहीं हुआ, बोले मैं राजा बन गया, शायद लोगों को पता ही नहीं हो, तो उसने फिर दोबारा राज्याभिषेक किया कि अब तो समझ जाए सब लोग कि मैं राजा बन गया हूं, लेकिन काम में नहीं आया। और अंततः शासक कौन बना? सदाशिव। राम राय की साजिशें कामयाब। सदाशिव। अब सदाशिव किसके सहयोग से शासक बना है? राम राय के। सदाशिव किसके सहयोग से शासक बना है? राम राय के।
तो शासन की सत्ता वास्तव में किसके पास में? राम राय। राम राय के हाथ में, राम राय के हाथ में। अब राम राय क्या करता था? जो बहमनी साम्राज्य की विभिन्न शाखाएं हैं, बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सबको क्या करता था? वो आपस में लड़ाते रहता था, आपस में भिड़ाते रहता था। और ये बात अब धीरे धीरे उनके समझ में आने लग गई थी। और शासन की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में? राम राय के हाथ में, राम राय के हाथ में। लिखेंगे, सदाशिव राय शासक बना, किंतु वास्तविक सत्ता राम राय के हाथ में थी, राम राय के हाथ में थी। राम राय कभी अहमदनगर और गोलकुंडा के साथ मिलकर बीजापुर पर तो कभी बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर हमला कर देता। अहमदनगर पर हमला कर देता और इस प्रकार दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता था। अब कौन कौन सी रियासतें हैं दक्षिण में? एक तो है अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, बरार और बीदर। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। ये 5 रियासतें। यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? कि जो बन्नीहट्टी का युद्ध, 3 युद्ध, एक तो है बन्नीहट्टी, दूसरा राक्षसी तंगड़ी, ये गांव का नाम है, और तीसरा है तालीकोटा। तीनों एक ही युद्ध है और ये हुआ था 1565 में। बहुत इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, कि दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू शासक था। हिंदू शासक विजयनगर, दक्षिण भारत में पूरे मुस्लिम शासक थे, तो एकमात्र हिंदू शासक था। और इसका अब यहाँ पर क्या होगा? पतन होगा इससे 1565 में। बन्नीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। तो एक तरफ थे 4 लोग और दूसरी तरफ है विजयनगर। तो एक तरफ 4 कौन कौन से हैं? जबकि दक्षिण भारत में उस समय शक्तियां कितनी हैं? 5। लेकिन 4 इसमें शामिल हो रहे हैं और 1 नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन यही से बनता है कि तालीकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? ठीक, तो देखो, अहमदनगर है, अहमदनगर था, गोलकुंडा भी था, बीजापुर भी था और बीदर भी था। कौन सा नहीं था? बरार इसमें शामिल नहीं था। बरार इसमें शामिल नहीं था। क्या हुआ इसमें? बुरी तरह पराजय किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। रामराय जो है युद्ध स्थल पर ही मारा गया।
1565 में। और रामराय का भाई है तिरुमल। रामराय का भाई तिरुमल, इसने अपने राजा को लिया। राजा कौन था? सदाशिव। इसको ले गया और हम्पी से कहीं और लेके चला गया। बोलेंगे जो भी बचा कुचा है अपने पास कहीं और से शासन कर लेंगे, और एक छोटे से क्षेत्र में वो शासन कर रहा था। छोटे से क्षेत्र में पेनुकोंडा, कहाँ लेके चला गया उसे? पेनुकोंडा। और वहां पर वो शासन करने लगे, शासन करने लगे। राजधानी क्या रखी? पेनुकोंडा। ये रामराय का पुत्र। 1570 ईस्वी तक किसी भी तरीके से सदाशिव शासक है। अब शासन की वास्तविक सत्ता किसके पास में? तिरुमल के पास में, क्योंकि तिरुमल ही लेके गया था, वही बचाया था उसको। अब तिरुमल के मन में विचार आया, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूं, तो इसको राजा बोलने की जरूरत क्या है, खुद ही राजा बन जाता हूं। तो ये शासनकाल इसका, जो तुलु वंश का 1565 तक वास्तविक शासक, और वैसे कब तक रहा है? 1570 तक। लेकिन अब ये विजयनगर के शासक थे क्या? 1565 से 1570 तक नहीं। विजयनगर पर शासन किया तो 1505 से 1565 तक, और तुलु वंश का शासन पूछे तो 1505 से 1570 तक। लेकिन क्योंकि इनकी राजधानी अब बदल चुकी थी, इनका स्थान बदल चुका था। क्लियर हो गया ये? तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये यहां से कौन से वंश थे यहाँ पे, और इसमें से किसने तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। विजयनगर साम्राज्य का पता नहीं किस युद्ध के पश्चात हुआ। ये सारी घटनाएं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अंतिम वंश पढ़ेंगे। और अंतिम वंश है आरविडु वंश। आरविडु वंश, और आरविडु वंश का शासनकाल 1570 से लेकर 1650 तक, लेकिन नहीं के बराबर। कोई महत्वपूर्ण इसमें नहीं है। किसने की थी आरविडु वंश की स्थापना? तिरुमल के द्वारा आरविडु वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी पेनुकोंडा। इस वंश का अंतिम महान शासक वेंकट द्वितीय, जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी स्थापित की, चंद्रगिरी स्थानांतरित की। राजधानी चंद्रगिरी स्थानांतरित की। वेंकट द्वितीय के शासनकाल में 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हुई। अब यही सरल सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं, जो अपने आप को सबसे समझदार समझते हैं। किससे पूछूं बताओ? नहीं आप बताएं, आप बताओ किससे पूछना है। हैदर अली किस वंश का शासक था? टीपू सुल्तान किस वंश के शासक थे?
वाडियार से संबंधित है, मैसूर के शासक थे और वाडियार वंश से ही संबंधित वो थे। कभी पढ़ने में नहीं आते ना ऐसे क्वेश्चन, बहुत कठिन हो जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन पीएससी अब ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है। अकबर का जन्म कब हुआ यह पूछने की जरूरत नहीं है, जन्म से पहले से हमें याद हो जाता है, ये सीख के ही आ जाते हैं। ठीक, तो वाडियार वंश की स्थापना किसके समय में? वेंकट द्वितीय के समय में। आरवीडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय हुआ। रंग तृतीय, रंग तृतीय वेंकट द्वितीय के समय में वेंकट द्वितीय के समय में 1598 ईस्वी में, इसे जरा महत्वपूर्ण इसमें लिखना है, 1598 ईस्वी में स्पेन के शासक फिलिप तृतीय ने को वेलूर में धर्म प्रचार व चर्च बनाने की अनुमति दी थी। धर्म प्रचार व चर्च बनाने की अनुमति दी थी। धर्म प्रचार व चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अब इसकी राजधानी कौन सी थी? सबसे पहले अनेगोंडी, फिर कौन सी बनी? नहीं, विजयनगर, फिर विजयनगर बनी ना, फिर विजयनगर, और फिर इसके बाद में पेनुकोंडा और लास्ट में चंद्रगिरी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां कितनी बनी है? 4। ये भी याद रखना है, 4 राजधानियां बनी है, 4 वंश का शासन और 4 बार इसकी राजधानी। तो अनेगोंडी, हम्पी या विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। चंद्रगिरी को राजधानी किसने बनाया? वेंकट द्वितीय ने। पेनुकोंडा को किसने बनाया? तिरुमल ने। पेनुकोंडा को किसने बनाया? तिरुमल भी हो सकता है और सदाशिव भी हो सकता है, सदाशिव के समय में ही हो गया था। अब पहली राजधानी अनेगोंडी, ये किसने बनाई थी? हरिहर प्रथम ने। और विजयनगर को भी राजधानी इसी ने बनाया था, हरिहर प्रथम ने। ठीक है, होयसर वंश पर विजय प्राप्त की थी और इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। यहाँ तक क्लियर है इनका। अब कुछ अपन ने यात्रियों के बारे में पढ़ा, कौन किसके समय में आया था। आखिरी में राजधानी चंद्रगिरी, ये वेंकट द्वितीय के समय में, आरवीडु वंश के शासक वेंकट द्वितीय द्वारा चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। अब कुछ यात्रियों की बात कर ले, कौन आया था, कहां से आया था, किसके समय में आया था। वैसे हमने अलग अलग तो पढ़ लिए हैं, अब एक साथ में कहीं सूची बना लेते हैं तो ये रिवीजन करने में बड़ा अच्छा रहेगा। तो एक है निकोलो कोंटी। 1420 में आया था। देवराय प्रथम के समय में। कहां से आया था? इटली से। फिर अब्दुल रज्जाक, दूसरा व्यक्ति अब्दुल रज्जाक। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में 1420 में इटली से आया था। दूसरा अब्दुल रज्जाक 1443 देवराय द्वितीय के समय में फारस से आया। फिर है नुनीज, ये पुर्तगाली व्यक्ति।
पुर्तगाली व्यक्ति, पुर्तगाली व्यक्ति। तो ये भारत में 2 बार इसका आगमन हुआ है, 2 बार। तो हम इसका महत्वपूर्ण रूप में उल्लेख करेंगे अच्युत देव राय के समय में, अच्युत देव राय के समय में, ठीक है। पुर्तगाली व्यक्ति। इसके बाद डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये भी पुर्तगाली व्यक्ति। (1515) किसके समय में? कृष्ण देव राय। डोमिंगो पायस जो है 1515 में आया था, और एडवर्डो बारबोसा 1516 में, कृष्णदेव राय के समय में। अब हमें आज के जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो है इनका शासन प्रणाली कैसी थी, केंद्रीय शासन प्रणाली। बड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, इतिहास के बाद में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और ये मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। और इसको समझ लेते हैं, पूरे दक्षिण भारत की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था वो क्लियर हो जाती है सब जगह ऐसे। तो प्रशासनिक व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, प्रशासन। तो सबसे पहला है केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। और इसका विभाजन होगा प्रांत में, प्रांत, प्रांत का विभाजन होगा मंडल, मंडल का विभाजन हमें देखने को पड़ेगा कोट्टम, कोट्टम या वलनाडु, वलनाडु का विभाजन नाडु, नाडु का विभाजन मेलाग्राम, और मेलाग्राम का विभाजन है ग्राम में। ठीक, ये सबसे छोटी इकाई प्रशासन की, और ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी। तो जो साम्राज्य था वो प्रांत में विभक्त था, 6 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों का विभाजन मंडल में, मंडल अर्थात संभाग की तरह, कोट्टम या वलनाडु जिले की तरह, नाडु तहसील की तरह, ये जनपद पंचायत हो गया अभी का, और ये ग्राम। ये उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, विभाजन इस तरीके से था, केंद्रीय प्रशासन जो साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। अब हम राजा की स्थिति देखते हैं क्या है। राजा, तो क्या क्या होता है राजा? सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च सेनापति, कौन सी उपाधि धारण करते थे शासक? गुड, यही सही है, राय। कृष्णदेव राय, हरिहर राय, बुक्का राय, ये सब उनके उपाधि होती थी। राय की उपाधि धारण करते थे। सप्तांग सिद्धांत पर बल, सप्तांग सिद्धांत पर बल, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है? नेहा, अपने गुरु ने दिया है, अपने गुरु ने दिया है। सबसे अच्छा गुरु कौन माना जाता है भारत में? नहीं पता आपको? फिर मुझे अच्छा गुरु कैसे बनाओगे आप? क्योंकि आपको देखो, हमारा लक्ष्य 2 तरीके से होता है स्टूडेंट का, 2। एक, अच्छी उपलब्धि हासिल करें, और वो जो उपलब्धि होगी वो आपके गुरु को श्रेष्ठ साबित कर देगी।
तो आपका टारगेट ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? सबसे अच्छे गुरु कहलाते हैं चाणक्य। कौन कहलाते हैं? चाणक्य। वैसे तो ब्रह्मा जी को माना जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी ईश्वर, व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो चाणक्य। जैसे द्रोणाचार्य, वो भी अच्छे गुरु माने जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक चांद की तरह दाग है, जो छोटा सा द्रोणाचार्य के ऊपर एकलव्य रूपी दाग है। लेकिन वहां वो बोलते हैं कि द्रोणाचार्य ने मत बन जाना। किसी भी गुरु को ये बोला जाता है चाणक्य बनना, द्रोणाचार्य मत बन जाना, मतलब किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना है, ऐसे हमें शिक्षा दी जाती है गुरु बनने के लिए। तो चाणक्य जो है वो सबसे अच्छे गुरु माने जाते हैं, क्योंकि वो एक चलते फिरते व्यक्ति को क्या बना देता है? सम्राट, पूरे भारत का सम्राट बना देता है। तो ये सप्तांग सिद्धांत जो है वो चाणक्य की देन है, और ये लोग उस सिद्धांत का पालन करते थे। बोलते थे कि नहीं, नेत्र क्या है, वे सेना को भी देखना जरूरी है, मित्रों को भी देखना बहुत जरूरी है, वो सब है। राज्याभिषेक की महत्वपूर्ण भूमिका, राज्याभिषेक की महत्वपूर्ण भूमिका, जिसमें निष्ठा की शपथ लेते थे, निष्ठा की शपथ लेते थे। राजा अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे, अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। युवराज का भी राज्याभिषेक होता था, युवराज का भी राज्याभिषेक होता था। शासन के दो अंग, एक राज परिषद और दूसरा मंत्री परिषद। यहाँ केंद्रीय प्रशासन में एक राजा हो गया और दूसरा क्या है? राज परिषद, और दूसरा क्या है? मंत्री परिषद। राज परिषद और मंत्री परिषद। तो राज परिषद में कौन कौन आते थे? सामंत शासक, धर्माचारी, विद्वान व कलाकार। विद्वान व कलाकार। क्लियर? ये कायम है राज परिषद में। जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, मंत्री, उपमंत्री, विभागों के अध्यक्ष और राजा के नजदीकी। अभी क्या बोलते हैं? अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के जो नजदीकी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक शब्दावली, किचन कैबिनेट। क्या बोलते हैं उसे? किचन कैबिनेट। उसके परिवार के महत्वपूर्ण लोग, रिश्तेदार, मित्र, ये जो उनको सलाह देते हैं तो वो क्या कहलाता है? किचन कैबिनेट। सभा को वेंकट विलास मंडप, जो राजा की जो सभा होती थी, सभा, इसे क्या बोलते थे? वेंकट विलास मंडप। वेंकट विलास मंडप कहा जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति आनुवंशिकता के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर 20 सदस्य होते थे। 20 सदस्य होते थे, और इसका अध्यक्ष सभानायक कहलाता था।
सभा नायक कहलाता था। सभा नायक कहलाता था। ठीक। अब राजा के बाद में सबसे बड़ा पद किसका होगा? यहां पर भी क्वेश्चन है, कौन होगा? प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सेनापति? नहीं होगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है क्या ना, ऐसा लगा कि ना सबके सब बड़े पद है, तो बोलते नहीं होगा। युवराज का राज्याभिषेक होता था ना, तो युवराज जो है इन सबसे बढ़कर होता था। युवराज कौन सा पद था? युवराज। क्लियर है एकदम? राजा के बाद में यदि कोई पद है तो वो है युवराज। ये जो वंश है विजयनगर साम्राज्य, ये स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है और साथ साथ नायंगर और आयंगर व्यवस्था के लिए। नायंगर और आयंगर व्यवस्था, ये बार बार क्वेश्चन मेन से में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये है क्या चीज सर? नायंगर और आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था ये प्रशासनिक व्यवस्था है, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नायंगर सैन्य विभाग, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। नायक मतलब नायक से संबंधित, नायक मतलब सेना नायक। तो सैन्य विभाग और इसका प्रमुख नायक, नायक नायक वे भूसामंत थे जिन्हें वेतन के बदले अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड, ये क्वेश्चन है, अमरम दिया जाता था। जैसे मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था थी, अब वो भी सैन्य पद था और उसमें भी सेना रखने का अधिकार था और उसके लिए भूखंड दिया जाता था। तो ऐसे यहां पर क्या था? नायक, नायंगर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, नायक इसका प्रमुख है और नायक को क्या है? एक सेना रखने का अधिकार है और उनका वेतन आदि करने के लिए इसे एक भूखंड दिया जाता था और उसे क्या कहते थे? अमरम कहा जाता था। प्राप्त आय के अंश को, प्राप्त आय के अंश से शेष को केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था। केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था। क्लियर? ये जो अमरम से जो आय प्राप्त होती है उससे तो खर्च करना है, सैन्य खर्च वगैरह सब कुछ करना है, उसका हिसाब किताब होता था, ऑडिट होता था और जो बच जाए वो खजाने में जमा करना है, खजाने में जमा करना है। अमरम से जो भी आय प्राप्त होगी केंद्रीय खजाने में जमा करना। इसके नायंगर व्यवस्था में दो अधिकारी प्रमुख थे, एक तो नायक हो गया, नायक या सेना नायक बोल सकते हैं उसे, सेना नायक, ये केंद्रीय सेना नायक। और दूसरा होता था स्थानपति, और स्थानपति क्या हो गया? एक नायक का एजेंट,
अब ये जो सेना नायक है ये तो वहां पर है, विजयनगर में, केंद्र में है, लेकिन अब यहाँ कौन होगा? उसका एजेंट होगा जो सब कुछ देखते रहेगा। जैसे भारत में 25 जितने भी राज्य हैं सबके अपने अपने राज्यपाल हैं। राज्यपाल कौन है? केंद्र का एजेंट है वो। केंद्र का एजेंट है जो राज्यों पर नियंत्रण रखता है, यहाँ की सूचना केंद्र तक पहुंचाते रहता है। तो ऐसा एक एजेंट होता था। विजयनगर साम्राज्य में या विजयनगर काल में तमिलनाडु में यह व्यवस्था सर्वाधिक प्रचलित थी और यही विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अब आयंगर व्यवस्था लिख लेते हैं। आयंगर व्यवस्था, ये नायंगर की और आयंगर व्यवस्था। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था, क्या ये ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था? भाई ग्रामों का प्रशासन करना है तो उसके लिए जो व्यवस्था की गई थी उसे क्या कहते हैं? आयंगर व्यवस्था। नायक तो सैन्य व्यवस्था से संबंधित नायंगर, और आयंगर कैसे? ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था। गांव में 12 व्यक्तियों का एक संगठन, 12 व्यक्तियों का एक संगठन जो कि शासकीय कर्मचारी होते थे। सरकार द्वारा नियुक्त व वंशानुगत पद, सरकार द्वारा नियुक्त वंशानुगत पद अब वंशानुगत हो गया तो फिर वहां दिमाग घूम जाता है, फिर है ना? वंशानुगत हो गया, जो कोतवाल होता है ना गांव में, उसका बेटा कोतवाल बन जाता है? होता है ऐसा। अब वो चाहे तो किसी को दे भी सकता है, या अब जैसे कोई कोतवाल है उसके 3 बेटे हैं, तीनों नौकरी पे लग जाए, कोई हवलदार बन जाए, कोई मास्टर बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए। अब वो कोतवाली का क्या करेगा? तो फिर किसी को देना पड़ेगा। अब वो किसको देगा? बोलेगा भाई मैं बेच दूंगा, जो कोई मुझे 1 लाख रुपए देगा मैं उसको दे दूंगा। तो ये पद जो है वो गिरवी भी रख सकते थे और बेच भी सकते थे। ये वंशानुगत थे इसलिए गिरवी भी रख सकते थे और बेच भी सकते थे। लिखेंगे यह पद बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। मतलब 6 महीने के लिए तुम ये कर लो, इतने पैसे मुझे दे देना, ऐसा भी हो सकता है। बिना इस संस्था की जानकारी की संपत्ति का हस्तांतरण व भूमि अनुदान देना संभव नहीं था। किसी को भूमि देना है, कुछ करना है, संपत्ति की खरीदी बिक्री करना है तो कब होती थी? जब ये संस्था, जो 12 सदस्यों की संस्था थी, जो अनुमति दे देती थी तो ही भूमि का ट्रांसफर हो सकता था। वेतन के बदले अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। वेतन के बदले लगान वो कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। जो 12 कर्मचारी होते थे तो उनको वेतन, नकद वेतन मिलता था क्या? नहीं, उन्हें लगान व कर मुक्त भूमि प्रदान करते थे। इसमें न तो लगान देना पड़ता था और अन्य किसी प्रकार का कोई टैक्स देना पड़ता था। टैक्स, कर और लगान में क्या अंतर है? विजय मैडम बताएं, कर और लगान में क्या अंतर है?
सरकार वसूला जाता है। हाँ जी, और लगान दिया जाता है, ऐसा नहीं है। आप समझ गए होंगे? नहीं है। यह देखो, मैं इतनी सारी इकोनॉमिक्स की किताबें यहाँ निकाल के रख देता हूँ, ये सोच के कि आप लोग कोई भी उठा के पढ़ेंगे। कल जब शाम को आया तो किताब के ऐसे पन्ने पलटे हुए थे, तो मुझे लगा किसी ने इसको पढ़ा है। फिर वो भैया जो रात में आते हैं 9:30 बजे पढ़ने के लिए, वो बोलते सर ये किताब तो मैंने ही खोली थी। फिर थोड़ा सा दुखी हो गया कि किसी ने नहीं पढ़ा करके। तो कर जो है कुछ भी हो, किसी के ऊपर भी लग सकता है। लगान सिर्फ भूमि के ऊपर, बाजार के ऊपर, मनोरंजन के ऊपर, ये कर है। और लगान मतलब ये भी कर है, लेकिन ये क्या है, भूमि के ऊपर लगने वाला कर। बात समझ में आ गई है? तो लगान क्या है, करों का एक प्रकार है जो भूमि पर लगता है। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही। कल हम बैमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, या जो भी होगा वो निर्देश दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।